नाजरीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हैदराबाद में जब से हाइड्रा आया है तब से जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीआरएस या भाजपा, वो तब से रेवंत रेड्डी की सरकार पर हमलावर है। और इसी के तहत कल चिंतल बस्ती में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के विरोध में जो एमआईएम के विधायक हैं माजिद हुसैन, उन्होंने खैरताबाद में धरना प्रदर्शन किया और इसके तहत वहां पर काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां पर पुलिस को उनको समझाकर हटाना पड़ा। और वहीं पर बात करें कि महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि उनमें से 7 लोगों की पहचान हो गई है, और लेकिन बाकी जो शव हैं उनकी पहचान इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ शव जो है इतनी बुरी अवस्था में है कि उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। वहीं पर बात करें कि अभिनेता सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उसको लेकर जो नीतीश राणे हैं, भाजपा के नेता, उन्होंने उन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसको सुनकर कोई भी मायूस हो जाएगा। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि उनके घर में जिस तरह से जो चोर घुसा है, जो बांग्लादेशी है, उन्होंने कहा कि इस बांग्लादेशी को घुसने कैसे दिया गया और हमारे भारत में ये कैसे रह रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने कहा कि सैफ अली खान पर हमला हुआ है तो ज़रूर वो उसको लेने आए होंगे। और वहीं पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि जो पार्टियां हैं, केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है, उनके बीच में काफ़ी अनबन देखने को मिली है। तो वहीं पर बात करते हैं सबसे पहले हैदराबाद की। तो हैदराबाद में देखा जा रहा है कि जब से रेवंत रेड्डी की सरकार आई है और जब से रेवंत रेड्डी की सरकार ने हाइड्रा को लेकर जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है, तब से विपक्षी पार्टियां काफ़ी खासी नाराज़ चल रही हैं और उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं और तब से ही वो रेवंत रेड्डी की सरकार पर हमलावर है। वहीं पर बात करें सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, आमजन भी कहीं ना कहीं खासा नाराज़ आ रहा है। वहीं पर देखा जा रहा है कि कल जो है चिंतल बस्ती में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के विरोध में एमआईएम के जो नामपल्ली के जो विधायक हैं माजिद हुसैन, उन्होंने खैरताबाद में एक धरना प्रदर्शन किया और उनको वहां से पुलिस को हटाना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए, जब से हाइड्रा को लेकर के चीज़ें आई हैं देता, तब से कहीं ना कहीं यहाँ की जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो बीआरएस हो या बीजेपी हो, या फिर हम देखें कि हर काम में एमआईएम कांग्रेस के साथ रहती है जी, लेकिन इस मामले में एमआईएम भी कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट है। जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और जीजीएमसी के अधिकारियों ने चिंतल बस्ती रोड पर पुश कोर्ट और जो छोटी झुग्गियाँ उनको हटाना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि ये अतिक्रमण थे और ये जो है जो ट्रैफिक है वहाँ की, उस पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जा रहा था ज़्यादा। माजिद हुसैन वहाँ पहुँचे और इस कदम का विरोध करने सड़क पर बैठ गए। एमआईएम पार्टी कार्यकर्ता और अन्य स्थानीय लोगों ने भी इसमें क्या बोलते हैं, इसका विरोध किया, वहाँ शामिल हुए और जीएचएमसी और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारे लगाए उन्होंने। उसके बाद ही वहाँ से हैदराबाद के विधायक जो हैं दानम नागेंद्रा, उन्होंने भी हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मतलब ये जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी डेमोलिशन मेरे बिना मंजूरी के नहीं होगा, आप मुझे कम से कम बताइए क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ, मैं उन चीज़ों पे काम करूँगा। दानम नागेंद्रा ने भी यही कहा है कि अधिकारियों से काफ़ी नाराज़ है उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी के बिना डेमोलिशन कैसे किया गया, क्योंकि वो स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। अब जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, बीआरएस इस पर काफ़ी एक्टिव है और बीजेपी भी एक्टिव है। एमआईएम को हालांकि जैसा मैंने पहले ही बोला कि देखा जाता है कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी प्रोग्राम में हर जगह साथ साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस मामले में वो भी कहीं ना कहीं इस जो हाइड्रा उसके अगेंस्ट चल रहा है। जिस तरह से कल माजिद हुसैन वहाँ पे गए और जब बुलडोज़र चल रहा था, जो तस्वीरें वायरल हो रही, वीडियोज़ वायरल हो रही, उसमें देखा गया कि माजिद हुसैन ने वहाँ जा कर के जो बुलडोज़र चल रहा था उसको रोका है। उसके बाद वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। पुलिस वालों से नोकझोंक भी हुई है, पुलिस वालों ने समझाया है,
देन फिर वो वहाँ से निकलें और उसके बाद फिर ये गए दानव नागेंद्र। इन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ जब तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है जो कि हमारे जो मतलब जो लोग दुकान लगाते हैं वो मतलब वो कोई इतने पैसे वाले नहीं होते कि वो अलग से कुछ खरीद के कर सके अपना काम। तो उन्होंने कहा जब तक मैं हूँ तब तक तो ये चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद फिर आप जब करिए तो कम से कम इन चीज़ों को भी देखा जाए कि किस तरह की प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। उसको अगर नुकसान पहुंचाने के बाद वो दोबारा से उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है उस कहीं और जगह, तो आप उसको पहुंचाइए, वरना फिर आप उसको उसका हर्जाना दीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रोड पे दुकान लगाते हैं रोड के साइड में, उसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक होता है वो जाम हो जाता है। उसके लिए भी कोई नियम निकालना चाहिए, या तो उनको वहाँ से हटा करके अलग कीजिए। आप इस तरह से अतिक्रमण करेंगे तो जो गरीब इंसान है जो सुबह से शाम तक में 1000-1200 रुपये कमाता है उसी दुकान से, वो क्या करेगा फिर। एक तो वैसे हिंदुस्तान में इतनी जो है क्या बोलते हैं बेरोजगारी है, फिर महंगाई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये नहीं कि मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, हर स्टेट की गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों पे उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। क्योंकि जब तक आप नहीं निकालेंगे तो ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ सामने आती रहेंगी। और अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं हैदराबाद में, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ये काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से रेवंत रेड्डी इन सब चीज़ों में मुखर होकर बोल रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, जो सही है वो सही है, लेकिन आगे चल के उनको इसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तक इस चीज़ का सपोर्ट MIM ने नहीं किया है, ठीक है, MIM ने नहीं किया है, लेकिन जिस जगह पे ऐसी चीज़ें हैं अब MIM वहाँ पे जा कर के प्रोटेस्ट करती है। इससे पहले भी हमने देखा था, जब शुरुआत में हाइड्रा का वो शुरू हुआ था तो कुछ दिन तक MIM भी शांत रही थी, लेकिन जब उस एरिया में गया हाइड्रा का बुलडोज़र तो वहाँ पे वो लोग एक्टिव हो गए। और उसके बाद से लेके अब तक वो हाइड्रा के लिए जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, उसके ख़िलाफ़ वो वहाँ पे आवाज़ बुलंद करते हैं। जी, आपने जैसा कहा कि वहाँ पर बुलडोज़र जो गया था, हमने देखा था कि मूसी नदी के आसपास जो घर बने हुए थे उस पर जो अतिक्रमण हुआ था वहाँ पर भी MIM ने खुलकर बात की थी। और जो रेवंत रेड्डी की सरकार है उसको घेरा भी था। उन्होंने कहा था कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर जो 2 BHK का फ्लैट दिया जा रहा है उनमें उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी का परिवार बहुत बड़ा है। तो आप सोच समझ कर ये सारी कार्रवाई करें। और वहीं पर हमने कुछ दिन पहले देखा एक जो फ्लाईओवर था उसका इनॉग्रेशन हुआ था, वहाँ पर रेवंत रेड्डी और MIM की जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने मिलकर वहाँ पर ये सारी चीज़ें की थी। और वहाँ पर रेवंत रेड्डी ने एक चीज़ भी बोली थी कि अय्या और मियाँ मिलकर साथ में काम करेंगे तो तेलंगाना की प्रगति होगी। बिल्कुल, जिस तरह से हमने ये सॉरी मैं रोक रहा हूँ, हमने पहले बोला कि कई ऐसे भी मौके आए हैं जब MIM और कांग्रेस बिल्कुल साथ साथ नजर आए हैं। और उसी दिन की एक बात है जो उन्होंने कहा था कि GHMC इलेक्शन जो है हम साथ में लड़ेंगे, हम मंच से बोल रहे हैं। जी। तो अब इसको लेकर के पहले आप अपनी इंटरनल चीज़ें, जिस तरह से हाइड्रा का मामला, उसको आप सॉल्व कीजिए। क्योंकि आप एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि हम इनके साथ में लड़ेंगे या ये हमारे साथ हैं, लेकिन फिर एक तरफ आप जब हाइड्रा की कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके जो MLAs हैं वो वहाँ पे आकर के इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप पहले उन चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों पर सहमति नहीं बन पा रही। बिल्कुल, और MIM को भी इसके लिए बात करनी चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए और मीटिंग के बाद फिर ये चीज़ें क्लियर कर लें। जी बिल्कुल। तो वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। वहां पर कहा जा रहा है कि एक ट्रेन में जो जा रही थी और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह की अफवाह फैलाई गई चाय वाले के द्वारा। वहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा जो 2 चाय वाले थे वो लोगों के पास आए और उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में आग लग गई है। वहीं पर लोग इतना घबरा गए कि उन्होंने जो ट्रेन जा रही थी उससे छलांग लगाने की कोशिश की और कुछ लोगों ने छलांग भी लगाई। वहीं पर देखा जा रहा था कि विपरीत दिशा से एक और ट्रेन आ रही थी जो बैंगलोर से दिल्ली जा रही थी। उस ट्रेन से 13 लोग उसकी चपेट में आ गए और वहां पर कहा जा रहा है कि उसमें से 13 लोग जो चपेट में आए हैं, जो मारे गए हैं, उसमें से 7 लोगों की पहचान हो पाई है, बाकी लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि शव इस तरीके से छत विछत हो गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद से ट्रेनों की ये घटनाएं आम हो गई हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रेन से रिलेटेड न्यूज़ आ ही रही थी।
और हालांकि जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, नुकसान ऐसा नहीं, लेकिन कम हो रहा था। लेकिन कल जो चीज़ें सामने आए उससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि लोग जो हैं अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर दो लोगों ने बोला कि इस ट्रेन में आग लग गई है तो सबसे पहले तो उन्हें कूदना चाहिए था। जिस तरह से अफवाह फैलाई गई है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर जब आप मतलब जो चाय देने के लिए आए थे वो या तो ट्रेन के ही लोग होंगे या जो बाहर से चढ़ते तो उनको मना किया जाए कि आप बस स्टेशन पर ही चाय देंगे, आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी हमने कई बार ऐसी भी चीज़ें देखी हैं ट्रेन से लंबा सफ़र करने में, लंबा सफ़र हम भी करते हैं ट्रेन से, तो कई ऐसे चाय वाले या वो जो आते हैं बिस्किट वाले, पानी वाले, ये कुछ सामान भी ले लेते हैं, कुछ बदतमीजियाँ भी कर देते हैं किसी से। तो इन चीज़ों को भी रोकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब इंसान की रोजी रोटी पे लात लगे, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और जिस तरह से कल भी ये खबर सामने आई सबसे पहले शाम में कि दो चाय वालों ने आकर के ये बोले, सर आपने भी बोला है कि दो चाय वालों ने आकर के ये बोला कि इस ट्रेन में आग लग गई है, और उसके बाद लोग इतना घबरा गए कि उन्होंने ट्रेन से कूद जाना बेहतर समझा, और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन आ रही थी उससे कट गए। अभी जो खबर है उसमें बताया गया है कि पुलिस ने महाराष्ट्र की सरकार ने इस मामले में अहम बैठक की है। रेलवे के साथ साथ अब महाराष्ट्र पुलिस भी इस ट्रेन दुर्घटना की जांच करेगी। रेलवे बोर्ड ने मरने वालों के परिवार वालों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 50-50 हज़ार रुपये और जिनको हल्की मामूली चोट है उनको 5,000 रुपये देने का घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा सभी घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से बात की और स्थिति का जायजा लिया। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पारंपरिक जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस के कोच में हॉट एक्सेल या ब्रेक बैंडिंग कारण चिंगारी और धुआं निकला, जिससे यात्री घबरा गए। ट्रेन चल रही थी, कुछ ऐसा हुआ जिससे उसमें धुआं निकला और ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि यात्री घबरा गए, लेकिन वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दो चाय वाले आए जिन्होंने ये बोला कि ट्रेन में आग लग गई है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा देखें तो कहीं ना कहीं इसमें रेलवे की काफ़ी ज़्यादा वो रहती है। इस देश में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता में आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि एक चप्पल पहनने वाला इंसान भी एरोप्लेन के सफ़र कर सके। लेकिन आज आप देखिए, चाहे वो दिल्ली के मेट्रो हो या फिर वो कहीं भी जाने वाली ट्रेन हो या फिर वो आप क्या बोलते हैं महाराष्ट्र की जो मुंबई लोकल चलती हैं उनमें देखिए या यहाँ पे भी हम देख लें तो हर जगह इतनी मारामारी रहती है। आप ट्रेन जो है वो नहीं बढ़ा रहे हैं। आप वंदे भारत लेके हैं, वंदे भारत का टिकट बहुत महंगा है। एक आम इंसान जो है जो कि क्या बोलते दिहाड़ी मजदूरी करता है वो वंदे भारत में सफ़र नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए वो बहुत हाई लेवल ट्रेन है। उसके बाद फिर वंदे भारत की कुछ ऐसी क्या बोलते तस्वीरें भी सामने आई हैं कि पानी टपक रहा है और कहीं पे पत्थर मारा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इस देश पे जब तक ट्रेनें नहीं बढ़ेंगी और ट्रेन में आपने एक तो जनरल बोगियाँ कम कर दी हैं, जनरल बोगियाँ बढ़ाइए आप। जिस तरह से हम देखते हैं कि 2 मिनट के अंदर तत्काल टिकट सारे बुक हो जाते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे कई सीटें खाली होती हैं। इसके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए कि जब तत्काल टिकट इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब जो मतलब बोलते हैं जो नॉर्मल टिकट होता है उसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद तत्काल टिकट का टाइम होता है, उसमें भी 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद भी जब आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको सीटें खाली मिल जाएंगी जिन पे रिजर्वेशन हुआ ही नहीं होते हैं। एक तो होता है किसी ने रिजर्वेशन करवाया वो नहीं गया, एक होता रिजर्वेशन करवाया किसी वजह से वो कुछ भी हो गया, लेट हो गया वगैरह जो भी हो गया, लेकिन वहाँ जा कर के आप देखेंगे टिकट सीट खाली हैं, फिर वो अपने हिसाब से टिकट बना के देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। जिस तरह से अभी कल भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश का मिडिल क्लास जो है उसको हर तरह से मारा जा रहा है, चाहे वो सफ़र का हो, सफ़र में ही मारा जा रहा है। अगर वो सफ़र कर रहा है तो भी उस पर टैक्स ज़्यादा चढ़ रहा है, वो एक दूध भी खरीद रहा है तो भी उस पर टैक्स लग रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनका लोन भी माफ़ किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। एक गरीब किसान जो है वो भी परेशान है इस वक्त। तो देश में सिर्फ अगर कोई सही है तो इस वक्त वो इंसान सही है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। जी बिल्कुल।
तो यहीं पर बात करते हैं कि नितेश राणे की। नितेश राणे ने अभिनेता सैफ अली खान को लेकर एक तंज किया है। उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान के वाकई में चाकू लगा था या वो एक्टिंग कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमला किया है शायद वो सैफ अली खान को उठाने आए थे, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि अच्छा हुआ कहीं ना कहीं से कचरा साफ हुआ है। नितेश राणे ने जो बोला है, नितेश राणे हमेशा बोलते हैं। उससे पहले मैं एक खबर आपको बता दूं कि हैदराबाद में एक पूर्व सैनिक हैं गुरुमूर्ति, जिन्होंने पहले अपनी पत्नी माधवी की हत्या की, फिर उसके शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया। अगर यही चीज़ आप अंदाज़ा लगाई किसी और धर्म विशेष के किसी इंसान ने की होती तो अब तक ये मीडिया की सुर्खियां बना होता और इस पे तरह तरह की बातें की जा रही होती। लेकिन अब वही मैं हमेशा कहता हूं कि नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। बिल्कुल। एक नाम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या बोलते हैं सामने आ जाती हैं। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो अभी जिस तरह आपने बोला कि नितेश राणे ने कहा कि वो जब अस्पताल से बाहर आए तो वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनके चाकू लगा था तो वो टुन नाच रहे थे। उन्होंने कहा है कि जब भी शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान जैसे जो नेता उनको हल्की सी भी चोट आती है तो उनके खिलाफ जांच बैठ जाती है, पूरा मीडिया हल्ला गुल्ला करने लगता है। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू अभिनेता को, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है कि हिंदू अभिनेता को प्रताड़ित किया जाता है तो कोई कुछ भी कहने के लिए आगे नहीं आता है। ये नितेश राणे जो है महाराष्ट्र के कैबिनेट में मिनिस्टर है जी, और हमेशा से उल्टे सीधे बयान देता रहता है। इसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि शायद इसी वजह से इसको टिकट भी दिया जाता है और इसी वजह से इसको पार्टी में भी शामिल किया उसमें भी शामिल किया जाता है, कैबिनेट में भी। अभी अगर आप देखिए कि यही चीज़ कोई और पार्टी का कोई लीडर कह देता, जिस तरह से सैफ अली खान पे हमला हुआ था, वो चीज़ें सामने आई, बाहर आई कि वो पकड़ा गया है, एक बहुत बड़ा चाकू निकला उनके जो फंस गया था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन जब वो बाहर आए हैं तो हर एक इंसान यही कहता कि इतनी जल्दी जो है ठीक कैसे हो गए। ठीक है, इसको लेकर के महाराष्ट्र के मंत्री हैं बुमराह से क्या बोलते हैं, एक और मंत्री वो लीडर है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि इतनी आसानी से चीज़ें ठीक हो रही हैं। उनका नाम है संजय निरुपम। उन्होंने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुस गया था, संभवतः अंदर ही फंसा हुआ था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। ये सब 16 फरवरी के बात है और 21 फरवरी को सैफ अली खान हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं बिल्कुल फिट, जो कि 5 दिनों के अंदर बिल्कुल फिट हो गए हैं। कमाल है, हिंदुस्तान के जो डॉक्टर्स हैं या जो बयान आते हैं उनमें चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सैफ अली खान को लेकर के कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी शोभा है कि इतनी ज़्यादा चोट लगने के बावजूद, स्पाइन के पास चीज़ें गई, चाकू गया था वहाँ पे हो गया, उसके बावजूद वो इतनी आसानी से चल रहे थे। वहीं अगर हम नितेश राणे की बात करें, उन्होंने कहा मुमरा से जितेंद्र अहलावत और बारामती से ताई सुप्रिया सूले कुछ कहने के लिए आगे नहीं आई, केवल सैफ अली खान, शाहरुख खान के बेटे और नवाब मलिक की चिंता है। क्या आपने कभी किसी हिंदू कलाकार उनको किसी हिंदू कलाकार की चिंता करते देखा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लीडर्स जो हैं या फिर हिंदुस्तान के कुछ ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं। वहीं कल एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक धर्मगुरु जो हैं कैथोलिक, वो बैठ करके अमेरिका के राष्ट्रपति से, डोनाल्ड ट्रंप से जो मतलब क्या बोलते हैं, जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं धर्म का पाठ उनको पढ़ा रहे थे। हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम करके देखे, कोई पढ़ा के देखे। उन्होंने सारे धर्मों से रिलेटेड बात की है, मुसलमानों से रिलेटेड, कैथोलिक जो भी हैं सारे धर्मों से रिलेटेड बात की है, और डोनाल्ड ट्रंप से बैठ करके सुन रहे थे जी। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा जो है क्या बोलते हैं बहुत लोकतांत्रिक देश है ये वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करने जाएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा।
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अजान को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं कल हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैठ करके आराम से अजान सुनी है, उसके बाद एक कुरान की आयत का तर्जुमा इंग्लिश में उन्हें सुनाया गया है। वहाँ पे जिस तरह से चीज़ें चलती हैं तो सारे धर्मगुरु जितने भी लीडर्स हैं उनको क्या बोलते हैं बुलाया जाता है और सारे धर्मों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे। लेकिन हिंदुस्तान में जब आप देखेंगे ऐसी कोई चीज़ होती है तो सिर्फ एक ही धर्म होता है, एक ही धर्मगुरु वहाँ पे बैठे होते हैं। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कुंभ में मेला चल रहा है और कुंभ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो बाहर नहीं आ पा रही। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि 8 साल की बच्ची को एक साधु बाबा उठा ले गए थे, उन पे कोई टिप्पणी नहीं होती है। एक साधु बाबा जो है वो IITN करके बोलता है कि हम जो है आज इनके सबको मार डालेंगे, त्रिशूल से मारेंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। हालांकि उसके बोलने के अंदाज से लग नहीं रहा था कि वो अपनी रियल आवाज में बोल रहा है, ऐसा लग रहा था उसने कुछ खा पी रखा है, उल्टी सीधी चीजें कर रखी हैं। तो इन सारी चीजों पे हमारे देश की पॉलिटिशियन जो है गर्व करते हैं कि अरे फला इंसान ने ऐसा बोल दिया। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वो किसी आप ही के बंदे को मार दे तो आपको क्या होगा फिर। जिस तरह से हम देखते हैं कि बुलडोजर एक्शन पे उत्तर प्रदेश में जब मुसलमानों के खिलाफ लिया जाता है तो सोशल मीडिया पे बैठ के सब उसकी खुशियां मनाते हैं, लेकिन वहीं जब कुछ ऐसी बस्ती में जाता है जहाँ पे नॉन मुस्लिम से बैठते हैं तो सारे वहाँ रो रहे होते हैं। एक तो अभी एक किस्सा याद आया कि वहाँ पे एक क्या बोलते वही है बीजेपी का राज्य एमपी में जब ये हमारे जो पूर्व सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, वो जब सीएम थे तो वहाँ पे ईडी का बुलडोजर चलने गया तो वो बंदा रो रहा कह रहा हमने तो बीजेपी को ही वोट दिया था, ये हमारी दुकान तोड़ रहा है। जी। तो इसमें आप किसी की जो परेशानी होती है उसमें आप हंसेंगे तो शायद वो आप पे भी आ जाए और बहुत जल्दी भी आ जाता है ऐसी चीज़ें। तो इसीलिए देश में जो इस तरह के लीडर्स हैं उनको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप सिर्फ एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, आप संविधान को प्रमोट कर सकते हैं। आप संविधान की जो किताब है उसको लेकर के आप बात कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ बीजेपी के ही लीडर्स कह लें या और भी कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको इन किताबों के महत्व के बारे में नहीं पता है कि जो संविधान की किताब है वो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, सिर्फ शपथ लेने के लिए वो बात करते हैं। उसके अलावा उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, उन पे ये जितने भी MLAs या फिर MPs चुन करके आते हैं इनको पहले 1 महीना जो है इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये पढ़ना है, इस चीज़ का मतलब ये होता है। जब उनको कोई नॉलेज रहेगा नहीं तो वो किस तरह से बात करेंगे हम सबसे। जी नीतीश राणे की बात करें यहाँ से तो नीतीश राणे हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और आपने जैसे बात की कि ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता है, इनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हमने यूपी के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ को देखा, वो हमेशा और हमेशा से देखा जा रहा है कि मुसलमानों के प्रति जो भी जो उनकी सोच होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि यूपी में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं, लिंचिंग की जा रही है, जैसा कि हमने संभल में भी देखा था। संभल में कहा जा रहा है कि जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उन्हीं के घर वालों के ऊपर जो है FIR दर्ज की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 मुसलमान मारे गए थे, 58 मुसलमान उसमें से गिरफ्तार हुए और जो मुस्लिम घर हैं उन पर बुलडोज़र चलाया गया। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ऐसी जानकारी मिली है कि 1400 मुसलमानों पर बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में मुसलमानों को घसीटा जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर होंगी, मुसलमानों को घसीटा जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे, तभी तो आपको संवैधानिक पद मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए इस देश का एक चलन चल गया। इस देश में कुछ ऐसे लीडर्स हैं, कुछ ऐसे कवि हैं, कुछ ऐसे एंकर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि एक धर्म विशेष के बारे में बोलते हैं और इसके बाद उनको प्रमोट किया जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि कंगना रनावत जिस तरह से पहले बोल रही थी, किसी के बारे में बोल देती थी, उनको टिकट दिया गया और जनता ने उन्हें जिता दिया। अब उनके जीतने हारने के लिए जिम्मेदार जनता है। उनकी अभी फिल्म आई है एक इमरजेंसी,
जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। उस इमरजेंसी के बारे में जो हमने रिव्यू पढ़े उसमें ये कहा जा रहा है, हालांकि कुछ क्या बोलते हैं उस विंग के कट्टर सपोर्टर्स जो हैं, जो कि रिव्यू देते हैं, उनका भी ये कहना, क्रिटिक्स जो होते हैं, कि इस फिल्म में कंगना रनावत ने सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं मिमिक्री की है, और इसमें कुछ ऐसे कलाकार हैं जो भी देश में किसी तबके को बदनाम करने के लिए फिल्म बनती है वो उस फिल्म में ज़रूर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं देश में, तो देश के प्रधानमंत्री किस तरह कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? आप तो धीरे धीरे विश्वास खोते जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में जो चीज़ें चल रही हैं, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें कल ही एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, अरविंद केजरीवाल ने सबकी बात की, सिर्फ अमानतुल्लाह खान की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे पे भी केस चल रहा है, फलां पे भी केस चल रहा है, फलां पे भी केस चल रहा है, अमानतुल्लाह खान का नाम नहीं लिया उन्होंने, जो कि ओखला से विधायक हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सारी पार्टियों में, और सारी पार्टियों में होने से फिर ये हो जाता है कि हर कोई अपने आप को, 2014 के बाद ही हमने ये देखा है कि देश में हर एक जो पॉलिटिकल लीडर है वो अपने आप को सच्चा हिंदू साबित करने में लगा हुआ है। जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव भी सच्चा हिंदू साबित कर रहे हैं अपने आप को, योगी आदित्यनाथ तो ही हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स और हैं जो अपने आप को सच्चा हिंदू साबित कर रहे हैं। आप सच्चे हिंदुस्तानी बनिए पहले, आप जो हैं जहाँ पे भी गलत हो रहा हो वहाँ पे आप उसकी आवाज़ उठाइए। आप सिर्फ ट्विटर पे बैठ के क्या बोलते हैं कीपैड से नहीं खेल सकते हैं ना जी। आपको बोलना चाहिए और मीडिया के सामने आना चाहिए, सामने आकर के बोलिए। इस तरह संभल में जो घटनाएं हुई हैं उसके वो मामला कहीं ना कहीं दबता नजर आ रहा है। भाई हर पार्टी के लीडर वहाँ जाकर के मिले, लेकिन अभी तक किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि जो 5 लोगों को गोली मारी गई थी उसका हत्यारा कहाँ है, उसको कब सजा होगी, उससे रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही अभी। वो मामला दब गए क्योंकि कुंभ, यूपी में कुंभ चल रहा है। और जो देखा जाए, कल जो है यूपी गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट की मीटिंग भी कुंभ में की थी। आप ये देखिए कि बीजेपी कहती है कि हम राजनीति धर्म के नाम पे नहीं करते, लेकिन धार्मिक जगह पे राजनीति कर लेते हैं जी। इससे पहले जो है क्या बोलते हैं अयोध्या में भी उन्होंने एक वो कैबिनेट मीटिंग की थी। तो धर्म के नाम पे वो राजनीति नहीं करते हैं, धार्मिक जगह पे राजनीति करते हैं, ये उनका अपना स्टाइल नया है जी। जैसा भाजपा के नेता कहते हैं यहाँ से कि हमें आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि 2014 के बाद असली जो हिंदुत्व है वो सामने खुलकर आया है। तो वहीं पर बात करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं जिसके लिए, और सारी पार्टियां जो हैं पूरे ज़ोर शोर से चुनावी प्रचार कर रही हैं। कल ही एक इंटरव्यू लिया गया था एक चैनल के द्वारा, वहां पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को बुलाया गया था और उनसे सवाल भी पूछे गए, और उसमें से सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ आज भी हैं आप? तो उसमें से अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा, उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो वहीं पर सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया कि इंडिया गठबंधन की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, आपने जो बोला कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया ने ये बात बोली कि हाँ ठीक है हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना हमारी भूल थी जी। खासकर कांग्रेस से गठबंधन करना हमारी भूल थी। अब एक बात ये देखिए कि आप अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को इतना सच्चा और अच्छा लीडर कहते हैं और अपने आप को पढ़ा लिखा लीडर कहते हैं कि आई एम वेरी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें जब सामने आती तो उनका एजुकेशन लेवल किस स्तर तक जाता है ये आप देख सकती हैं। आपको अभी भी आप पे केस चल रहा है और आप इस तरह से दिल्ली में घूम रहे हैं जिस तरह, और आप पे जो केस चल रहे हैं वो कोई ऐसे ही केस नहीं चल रहे हैं, कुछ तो हुआ है ना। बिना कुछ हुए कोई आप पे केस कैसे कर देगा? अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में आप सफाई दीजिए जनता को। आप सारी चीज़ें जनता पे डाल रहे हैं कि अगर जनता चाहेगी तो मैं आऊँगा। भाई जनता ने अगर चाहे आप आ गए, उसके बाद फिर वही चीज़ें बढ़ने लगी। और जिस तरह से आपने अभी तक राज किया है दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या चेंजेस आए हैं? दिल्ली में रोज़ यही बात होती है, जब भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में यही चीज़ें सामने आती हैं कि दिल्ली के लोगों का कहना ये है कि हम जो हैं कांग्रेस पार्टी ने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। और फिर अगर आप कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें यहाँ बिठाया, तो अभी जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा वाले, उसमें आपको एक भी सीट क्यों नहीं आई? आपको वहाँ पे कम से कम एक सीट तो आनी चाहिए थे। इंडिया गठबंधन के तहत ही आती, लेकिन अगर आपकी पर्सनल एक सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की तो वो भी बहुत था।
लेकिन आपकी एक भी सीट नहीं आई। आपकी जो है क्या बोलते हैं, आपके जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहाँ पे सीट नहीं आई, वहाँ के बारे में आप ये कहते हैं कि हम यहाँ के बेटे हैं, और आपको उसी दौरान वहाँ से जेल से बाहर भी किया गया इसी वजह से कि जिस तरह से चीज़ें सामने आई थी, लोगों ने बोला था कि टाइमिंग में बहुत कुछ मैटर कर रहा। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। केजरीवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी की 2 सबसे बड़ी कामयाबी, पहले ये कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, और 400 यूनिट बिजली उपयोग करने पर 800 रुपये लगते हैं। दूसरी जो कामयाबी है वो शिक्षा है, हमने सरकारी स्कूल शानदार बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली के चुनाव की, तो दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी जहां सत्ता पर काबिज होने की जंग लड़ रही, तो वहीं कांग्रेस को त्रिकोणीय मुकाबले के लिए जी जान लगानी पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली चुनाव में इस बार कई छोटे दल भी धमाल मचाने की मंशा में, बसपा से लेकर एमआईएम और अजीत पवार की एनसीपी तक दिल्ली चुनाव में ये पार्टियां किस्मत आजमा रही हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर के बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, और एनसीपी भी, अजीत पवार वाली भी पार्टी उतरी है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये सब एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा दिल्ली चुनाव में बसपा से लेकर एमआईएम और एनसीपी तक अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे। मुस्लिम वोटरों के सारे एमआईएम को राष्ट्रीय फलक तक पहचान दिलाने का सपना देखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। बीएसपी ने दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 59 पर किस्मत आजमाने का फैसला किया है। 69 सीट्स पर किस्मत आजमा रही है। महाराष्ट्र की सियासत के दिग्गज नेता जो हैं वहाँ के अजीत पवार, उनकी एनसीपी भी पूरे दमखम के साथ दिल्ली में उतरी हुई है। तो जब इतनी सारी पार्टियां हैं वहाँ पे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक पार्टी की वजह से जो है चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, एक पार्टी की वजह से कोई इंसान चुनाव हार जीत कर सकता है। बाद में ये चीज़ें सामने आती हैं कि किसी एक पार्टी की वजह से ये जो हैं ये हम सीट हार गए। लेकिन वहाँ पे अगर हम देखें तो ओखला की अगर हम बात करें, तो ओखला में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अरीबा खान को उतारा है, तो अरीबा खान पहले भी वो रह चुकी हैं काउंसलर वहाँ पे, और वो काम करती रहती हैं, काम करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन वहीं ओखला में अमानतुल्लाह खान भी हैं, ओखला में कुछ काम नहीं हो रहा है। ये वहाँ के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि अमानतुल्लाह खान जो है वो अपने केसेस में उलझे हुए हैं, वो अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने में ही उलझे हुए हैं, तो वो काम क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं, तो वहाँ पे यही है कि शायद इस बार, हालांकि एक चीज़ और आपको बताऊं रीता, जिस तरह से हमने देखा कि केजरीवाल जो है इससे पहले जो चुनाव होते थे उसमें पर्ची पे लिख करके देते थे कि इस बार इतनी सीटें आएंगी, इस बार ये कैंडिडेट जीतेगा, इस बार वो ये नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो अंदर से उनको भी डर लग रहा है। और जिस तरह से अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज़ रोज़ आकर के घोषणाएं कर रहे हैं, और हर एक के इंटरव्यू में जा रहे हैं, अपनी खुद की डॉक्यूमेंट्री बना करके खुद ही उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही। इसका मतलब ये है कि आप डरे हुए हैं, और आप डरे हुए ना होते तो आपने जितना काम किया है उसके हिसाब से आप आराम से बैठ करके अपना प्रचार कर रहे होते। जी, तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।